आज सबसे पहले बात तूफान की। देश इस वक्त मोंथा तूफान के खतरे को लेकर चौकन्ना है। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तट से यह तूफान टकराएगा। जब यह तूफान टकराएगा तब इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। इसके अलावा समंदर में कई फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। बंगाल की खाड़ी से मोंथा तूफान सबसे पहले आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के तट से टकराएगा और फिर ये आगे बढ़कर तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजरेगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसकी रफ्तार कम होती जाएगी। इस तरह मोंथा तूफान का असर आंध्र प्रदेश के अलावा ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में ज्यादा देखने को मिलेगा। तमिलनाडु और बंगाल में भी तूफान की वजह से मौसम खराब है। तेज हवा चल रही है, कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं। आज मोंथा तूफान का पहला दिन है। रात 11:30 बजे इसके आंध्र प्रदेश के तट पर टकराने से पहले ही इस तूफान की गिरफ्त में लाल रंग में दिख रहे राज्य हैं, जहां तेज हवा और जोरदार बारिश हो रही है। इसके अलावा तूफान की वजह से कई जगह बारिश हो रही है। इसमें झारखंड भी शामिल है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का भीमली बीच, जहां से आई ये तस्वीर मोंथा तूफान से खबरदार करने के लिए काफी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात मोंथा सुबह तूफान में बदल गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में सड़कें सुनसान हो गईं। समंदर में कई फीट ऊंची लहरों ने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। मोंथा तूफान की जद में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी इसका असर पहले से ही देखा जा रहा है। इन राज्यों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। मोंथा तूफान आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तट से रात करीब 11 बजे टकराएगा, जिसके बाद समंदर में कई फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इस वक्त मैं मछलीपट्टनम बीच पर मौजूद हूं, जहां पर साइक्लोन मोंथा का असर साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। समंदर उफान पर है और हवाओं की रफ्तार हर वक्त, हर घंटे तेज होती जा रही है। रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवा का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो समंदर की लहरें हैं अभी उफान पर है। आप देख सकते हैं कितना ये गंभीर तूफान बताया जा रहा है। साइक्लोन मोंथा यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर ही है। इस जिलों में भारी बारिश जो है वहाँ पर हो रही है और लगातार यहाँ पर जो लोग निचले स्तर पर रहते हैं, हजारों लोगों को रिलोकेट किया गया है। इस तूफान की रफ्तार आंध्र प्रदेश के काकीनाड पहुंचते ही बढ़ गई। सुबह से यहाँ पर तूफान का माहौल बनना शुरू हो गया। समंदर की लहरें खतरनाक होने लगी। आम दिन में जो लहरें काकीनाड के तटों की दीवारों से टकरा कर लौट जाती थी, उन्होंने मोंथा की वजह से खतरनाक रूप ले लिया और तट के पास लगे पत्थरों को चकनाचूर कर दिया। तूफान के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए सुबह से ही यहाँ बैरिकेडिंग शुरू कर दी। काकीनाड की अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, जहां समंदर की तेज उछलती लहरों ने सबके मन में खौफ भर दिया। तूफान और बारिश ने पास की सड़क को तोड़ दिया। मोंथा तूफान आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के तट से टकराकर कमजोर होता जा रहा है। शुरुआत में इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होगी, जो बुधवार को आगे बढ़ते हुए 75 और फिर आखिर में गुरुवार को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ही रह जाने की बात कही गई है। हम काकीनाडा के समुद्र में हैं और यहाँ पे जो प्रभाव आपको साइक्लोन मोंथा का दिखाई दे रहा है वो भारी से भारी जो समुद्र का रफ्तार तो जो विंड्स है वो बहुत रफ है और सी भी, समुद्र भी यहाँ पे बहुत रफ दिखाई दे रहा है। अभी तो लगभग लगातार 2 घंटे से यहाँ पे बारिश ही बारिश हो रहा है और हमें यहाँ पे ये सूचना मिली है कि जो काकीनाडा है, काकीनाडा वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स होंगे ये तूफान मोंथा के प्रभाव से। और अभी कुछ ही घंटों में ये जो प्रभाव आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये जो हवा अभी दिखाई दे रहा है, ये बढ़ता ही जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में
मोंथा तूफान के खतरे को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। एहतियात के तौर पर कई आने जाने वाली ट्रेन को रद्द या देर से चलाने का फैसला लिया गया है। प्रशासन ने कहा है कि हालात सामान्य होने पर सेवाएं दोबारा शुरू की जाएंगी। यात्रियों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील तक की गई है। मोंथा तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश में कई जगह बारिश हुई है। विशाखापट्टनम के ऋषिकोडा में 123 मिलीमीटर, रामबली में 98 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। श्रीकाकुलम में 83 मिलीमीटर, विजयनगरम में 58 मिलीमीटर और काकीनाडा में 55 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। Cyclone Montha, it lies over West Central Bay of Andhra Pradesh coast and North Tamil Nadu coast, and it is about nearly 230 kilometers southeast of Machilipatnam, then 310 kilometers southeast of Kakinada, and 370 kilometers south of Vishakhapatnam, and 670 kilometers southwest of Gopalpur. आंध्र प्रदेश में समंदर की लहरें तटों और तट के किनारे बनी इमारतों को नुकसान पहुंचा रही हैं, जिसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सुबह ही वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजना शुरू कर दिया। ये देखिए किस तरह से लोगों को घर का सामान उठाकर जाना पड़ा है। ऐसा करना जरूरी भी है क्योंकि तूफान और बारिश की वजह से पुराने घर और दीवारें ढह रही हैं। विशाखापट्टनम में भारी बारिश की वजह से मलकापुरम पुलिस स्टेशन के पास एक दीवार गिर गई। Between Machilipatnam and Kalingapatnam, that is around Kakinada, that is today night, 28th October, around Kakinada in the evening or night. And because of this, while crossing also, the wind speed will be gale winds would be of 90 to 100 kmph with maximum of 110 kmph wind speed. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य पर तूफान के खतरे को लेकर लगातार अफसरों और मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि मोंथा तूफान की वजह से 3,778 गांवों में भारी बारिश की आशंका है। बड़ी बात यह कि तूफान गुजर जाने के बाद भी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। Crossing would start, so even after crossing also movement will be slow, right? So while crossing also people are requested not to go out and remain in safer place. एनडीआरएफ ने मोंथा तूफान के मद्देनजर राहत और बचाव के लिए 45 टीमें तैनात की हैं। 2 दिन पहले से प्रभावित इलाकों को खाली करवाना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मोंथा तूफान पर बात करके हालात का जायजा लिया। तूफान के बाद भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए आंध्र प्रदेश के कई जिलों में स्कूल बंद रखे गए। आंध्र प्रदेश की तरह ओडिशा भी तूफान को लेकर खबरदार है। गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट समेत दक्षिण ओडिशा के 8 जिलों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। राज्य सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए 2000 से ज्यादा बाढ़ प्रभावित स्थल बनाए हैं। अब तक 11,000 लोगों को निकाला जा चुका है। 30,000 से ज्यादा लोगों को निकालने की तैयारी की जा रही है। साइक्लोन मोंथा की साइड इफेक्ट्स चेन्नई में भी फील हो रहा है। मोंथा तूफान का असर दूर दूर तक महसूस किया जा रहा है, लेकिन आंध्र प्रदेश के बाद इस तूफान का प्रभाव सबसे ज्यादा ओडिशा पर पड़ने की आशंका है, खासकर गोपालपुर और उसके आसपास के इलाके में। हम इस समय गोपालपुर में मौजूद है। आपको ये मंजर दिखाते हैं। ये अमूमन इस समय काफ़ी चहल पहल से भरा होता है और हज़ारों की तादाद में सैलानी जो है वो यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अब ये बीच को पूरी तरीके से कल से खाली करवा दिया गया है और किसी भी टूरिस्ट को बीच या समंदर के आसपास जाने की इजाज़त नहीं है। दुकानों को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है कि ये गोपालपुर जो इलाका है ये काकीनाडा से दूर ज़रूर है, लेकिन ये रेडियस के अंदर में आ रहा है और यहाँ भी काफ़ी तेज़ हवाएं चल सकती है। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से यहाँ पर तूफानी हवाएं महसूस की जा सकती है आज शाम को। और इसको ध्यान में रखते हुए जो तटीय इलाके हैं इनको खाली करवाया गया, जो निचला इलाका है उन निचले इलाकों को भी खाली करवाया गया है। 7 जिलों को अलर्ट पे रखा गया है। ओडिशा में कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रभाव इन 7 जिलों में हो सकता है। मोंथा तूफान की वजह से ओडिशा के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़, गजपति, गंजम, कंधमाल और कालाहांडी शामिल हैं।
ये गंजम की तस्वीर है। यहाँ पर लोगों को तूफान के खतरे से अलर्ट किया जा रहा है। घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी जा रही है। इसी तरह पुरी के बीच पर भी लोगों को खबरदार किया गया। प्रशासन ने आंध्र प्रदेश में तूफान के टकराने से कई घंटों पहले पुरी का बीच खाली करवाना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को समय रहते सुरक्षित जगह ले जाया जा सके। आंध्र प्रदेश से आगे बढ़कर मोंता तूफान कुछ ही घंटों में ओडिशा की तरफ आएगा। इस वक्त भी तूफान की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होगी। सबसे बड़ी बात यह कि इसके प्रभाव में ओडिशा का बहुत बड़ा इलाका होगा, जहां पर तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश होने की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। मोंथा प्रभावी राज्यों में बारिश तो होगी, इसके अलावा बिहार, झारखंड के कई इलाकों में तूफान की वजह से भारी बारिश की आशंका है। इसी तरह गुरुवार को भी तूफान की वजह से बारिश होगी, जिसकी चपेट में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके आ सकते हैं। पिछले साल अक्टूबर महीने में ओडिशा ने दाना तूफान की चुनौती झेली थी। दाना तूफान की रफ्तार ज्यादा थी, तब भी ओडिशा में तूफान की वजह से बड़ी तादाद में लोग प्रभावित हुए थे। साल भर के अंदर अब मोंथा तूफान ओडिशा की परीक्षा लेने के लिए दस्तक दे रहा है। भारत एक साइक्लोन जोन है, जहां हर साल तूफान और आते रहते हैं। सरकारें समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनकी जान तो बचा लेती, लेकिन इससे भयंकर तबाही भी होती। समंदर की ऊंची लहरें तटीय इलाकों में बाढ़ तक ले आती हैं। दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए जुगत बिठाने में लगी है। इसी के तहत आज दिल्ली में कृत्रिम बारिश का दूसरा ट्रायल किया गया। सरकार का कहना है कि यह सफल रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी तंज कस रही है। कृत्रिम वर्षा का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण साल 2008 ओलंपिक के दौरान देखने को मिला, जब चीन ने बीजिंग के 91,000 सीटों वाले खुले ओलंपिक स्टेडियम में बारिश को रोकने के लिए कृत्रिम वर्षा की थी। इसके करीब 17 साल बाद दिल्ली में कृत्रिम बारिश का ट्रायल पूरा किया गया। तो जो अभी तक ट्रायल हुई हैं, आज 2 ट्रायल हुई हैं, उसमें 10 से 15% नमी बताई जा रही है। दिल्ली में कृत्रिम बारिश करवाने के लिए कानपुर से स्पेशल विमान सेस्ना ने उड़ान भरी। विमान ने तकनीक से बादलों के ऊपर केमिकल छिड़का। इसे 6000 फीट की ऊंचाई पर 6 फ्लेयर से किया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि यह दूसरा ट्रायल था। इस दौरान 8 फ्लेयर्स छोड़े गए, जिनका वजन 2 से 2.5 किलो था, और ये प्रक्रिया करीब आधे घंटे चली। कानपुर से सुबह एक फ्लाइट उड़ी थी, उसने दिल्ली के नोएडा के अंदर और दिल्ली के बादली के अंदर, करोल बाग के निचले हिस्से के अंदर और इस दिल्ली के अंदर उन्होंने इसको क्लाउड सीडिंग करी। फिर उसके 8 फ्लेयर्स उन्होंने तब उड़ाए थे, उस 8 फ्लेयर्स के माध्यम से करी थी। एक फ्लेयर 2 से 2.5 मिनट चलता है। तो उसके बाद दूसरा फिर उन्होंने मेरठ लैंड करके मेरठ से टेक ऑफ किया, फिर दोबारा आके क्लाउड सीडिंग नॉर्थ दिल्ली के एरिया में करी। और ये 2 क्लाउड सीडिंग के बाद अब हमें इस बात की उम्मीद पर हैं 15 मिनट से लेकर 4 घंटे, कई बार इससे भी ज्यादा समय लगता है, बरसात होती है। क्लाउड सीडिंग के लिए विमान से सबसे पहले सिल्वर आयोडाइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड से लैस किया जाता है। फिर विमान से हवा में स्प्रेस के जरिए इन कणों को छोड़ा जाता है, जो धीरे धीरे ऊपर उठकर टारगेटेड क्लाउड तक पहुंचते हैं। वहां जाकर सिल्वर आयोडाइड के सूक्ष्म कण बर्फ के क्रिस्टल बनने में मदद करते हैं। जब ये क्रिस्टल भारी हो जाते हैं तो वो नीचे गिरने लगते हैं। गिरते समय पिघलकर बारिश के रूप में धरती पर पहुंचते हैं। जो भी संभव प्रयास सरकार के द्वारा हो सकता है उसे हम करना चाहते हैं। तो हर चीज़ को हमने ट्राई किया है और इसीलिए क्लाउड सीडिंग को भी हमने एक ट्रायल दिया है कि इसके माध्यम से यदि दिल्ली के पॉल्यूशन की समस्या का समाधान हो सकता है तो हमें करना चाहिए। पर ये एक एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं इसमें से क्या निकल के आता है। और एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक समाधान जो दिल्ली वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा वो निकल के आएगा। दिल्ली सरकार की कोशिश तो ये है कि वो सर्दियों तक हवा को साफ कर दे। इस दौरान राजधानी और उसके आसपास सबसे ज्यादा प्रदूषण चूंकि होता है। और बड़ी बात यह है कि इस ट्रायल से जो डेटा मिलेगा वो भविष्य में क्लाउड सीडिंग को बड़े पैमाने पर लागू करने में मदद करेगा। क्लाउड सीडिंग होती है वो 50% नमी के बादलों के ऊपर होती है, मॉइस्चर 50% चाहिए होता है। लेकिन IIT कानपुर बड़ी कॉन्फिडेंट है कि जो उन्होंने मिश्रण बनाया है वो कम उसमें नमी में भी इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो जो अभी तक ट्रायल हुई हैं, आज 2 ट्रायल हुई हैं, उसमें 10 से 15% नमी बताई जा रही है। अब एग्जैक्ट रिपोर्ट तो आएगी।
लेकिन 10 से 15% नमी में भी उनका मानना है कि बूंदाबांदी कहीं कहीं ऐसा हुई है। अभी रिपोर्ट एग्जैक्ट आने पे हम आपको बता पाएंगे। और उनका मानना है कि इस पे भी जरूर बारिश होगी, और अगर ये ऐसी बारिश होती है तो ये हिस्टोरिकल होगी अब तक की। राजधानी में वायु प्रदूषण की हालत गंभीर बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार लोगों के लिए तनाव बढ़ा रहा है। ऐसे में सभी की नजरें आसमान पर लगी हैं ताकि बारिश से वातावरण में सुधार आ सके। क्लाउड सीडिंग के बाद भी जब ऐसा नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी ने इस पर चुटकी लेनी शुरू कर दी। इनके साथ इंद्र देवता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कल शाम को थोड़ी थोड़ी बारिश छठ जब लोग बना रहे थे तो हो रही थी, आपने देखा था थोड़ी सी। इन्होंने सोचा कि बारिश होने वाली है, हम इसके अंदर तड़का मार देते हैं कि हम अपनी आर्टिफिशियल रेन करा रहे हैं। और इन्होंने जब से कहा है कि आर्टिफिशियल रेन हम आज कराएंगे, जो बादल थे वो भी चले गए। आप देखिए दूर दूर तक जो है कोई बारिश का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। और हम बिल्कुल ल्यूटेंस दिल्ली में सेंटर में बिल्कुल खड़े हैं। भारत में इससे पहले भी कई बार क्लाउड सीडिंग हो चुकी है। साल 1983 और 87 में इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने 1993-94 में सूखे की समस्या से निपटने के लिए ऐसा किया। 2003 में कर्नाटक सरकार ने क्लाउड सीडिंग करवाई। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी ऐसा किया जा चुका है। लेकिन प्रदूषण कम करने के लिए ये प्रयोग पहली बार दिल्ली में हुआ है, जिससे सवाल उठता है कि क्या कृत्रिम बारिश प्रदूषण कम करने का रामबाण इलाज आगे बन सकती है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब चुनावी राज्य बिहार में चलते सियासी तूफान से आपको खबरदार करते हैं, जहां आज महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद घोषणा पत्र भी एनडीए के मुकाबले पहले जारी किया गया है। जिस बिहार में एनडीए लगातार महागठबंधन को जंगल राज के मुद्दे पर घेर रही है, वहां गठबंधन के मंच से लेकर अब घोषणा पत्र के पन्ने तक पर लालू प्रसाद यादव की तस्वीर नाम भर नजर आती है। 23 तारीख को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद 5 दिन के भीतर महागठबंधन ने पटना में फिर एकजुटता दिखाई। इस बार लीड एनडीए के मुकाबले पहले घोषणा पत्र जारी करने को लेकर दिखानी चाहिए। दोनों जगहों पर एक बात साफ दिखी, जैसे मुख्यमंत्री उम्मीदवारी के ऐलान के वक्त तेजस्वी का ही नाम और नारा साफ था, वैसे ही अब घोषणा पत्र में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव की ही बड़ी तस्वीर के साथ बिहार का तेजस्वी प्रण, तेजस्वी प्रतिज्ञा, सब कुछ तेजस्वी के नाम दिखाना चाहा। घोषणा पत्र के इस पहले पन्ने पर गौर करने वाली खबर तस्वीरों का साइज है, जहां तेजस्वी यादव की तस्वीर सबसे बड़ी, उसके बाद साइज के आधार पर दूसरी तस्वीर राहुल गांधी की, बाकी आकार के आधार पर तीसरी तस्वीरें लालू प्रसाद यादव और मुकेश सहनी की एक जैसी है। और इसी को लेकर सवाल आता है कि जब लगातार जंगल राज का मुद्दा लालू प्रसाद यादव के राज को लेकर एनडीए उठा रहा है, तो क्या लालू प्रसाद यादव को नाम मात्र जगह अपने घोषणा पत्र, अपने प्रचार में देकर उस मुद्दे पर घिरने से बचने में महागठबंधन लगा है? साथ ही बार बार नीतीश कुमार का नाम लेकर ये दांव तेजस्वी चल रहे हैं कि बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली। बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। जैसे पुतला होता है, उसी हिसाब से उनको एनडीए में रखा गया है। और अमित शाह जी ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। महागठबंधन की घोषणा तो फर्जी है, हमारी तो 20 साल से घोषणा है। श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, हैं, और 14 तारीख को रिजल्ट होने के बाद एनडीए के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। उसे उनके कहने की जरूरत नहीं है, और उनके कहने से हमको बताने की जरूरत नहीं है। महागठबंधन का सफाया हो रहा है। घोषणा पत्र जो महागठबंधन लाया, उसमें अब तक जो ऐलान अलग अलग वक्त पर किए गए, सबको एक साथ जोड़ दिया गया है। जैसे 20 दिनों में हर परिवार को नौकरी का कानून, 20 महीने में नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू करना, सीएम जीविका दीदियों को पक्की नौकरी का वादा, सीएम जीविका दीदियों को 30,000 वेतन देने का वादा, जीविका दीदियों का कर्ज माफ, ब्याज मुक्त कर्ज देना,
ठेके के सभी कर्मचारी नियमित किए जाएंगे। पुरानी पेंशन योजना लागू करना, गरीब महिलाओं को 2,500 रुपए महीना देना, गरीब बुजुर्ग को दिव्यांग पेंशन 1,500 रुपए महीना देना, हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देना, हर बिहारवासी को 25 लाख का मुफ्त इलाज, मनरेगा में 200 दिन का रोजगार, 400 रुपए मजदूरी, अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम बनेगा। हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाए। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। ये खोखले दावों का पुलिंदा है, जिसको बनाने वाले भी जानते हैं कि हमारी सरकार तो बनने वाली है नहीं, तो दावा करने में क्या बुराई है। जिस दावे को पूरा करना ही नहीं है, जिनकी सरकार बनने वाली ही नहीं है, तो दावा करने में क्या बुराई है। ये बिहार की जनता को एक ऐसे लोक लुभावनी तस्वीर पेश करता है जिसमें न कोई रंग है न बदलाव का संकल्प है। महागठबंधन ने सबसे पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। महागठबंधन ने ही सबसे पहले अपना ये प्रण, जिसको घोषणा पत्र कहा जाता है, कुछ लोग इसको जुमला मानते हैं, उधर वाले लोग, उनका जो जुमला होता है वो प्रण भी हमने सबसे पहले आज रिलीज किया है। तो आप इससे समझ जाइएगा कि कौन बिहार को लेकर गंभीर है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इस तरह का कोई व्यवस्था लोगों के घोषणा पत्र में नहीं आया। उनको बताना चाहिए कि इसका पैसा कहां से आएगा, क्या बजट लगेगा, किन चीजों को कैसे करेंगे। 15 साल जो लालू जी ने राज किया उसका क्या बार माफी मांगा, ये सब जानकारी देना होगा ना। लालू जी के अराजकता को जनता को बताना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा और इसके एक्सपेंडिचर को बताना भी पड़ेगा कि आप कैसे इसको स्थापित कीजिएगा, किन चीजों को करिएगा, और इस पर पूरा फोकस करना चाहिए। इसलिए ये सिर्फ घोषणा वाली मैनिफेस्टो है। और अब आपको हम बार बार देश के अलग अलग राज्यों में बसों में लगती आग के बाद जान गंवाते यात्रियों से जुड़ी गंभीर चिंता की खबर पर खबरदार करते हैं। ये वो खबर है जिसके बाद हर राज्य की सरकार को सावधान होना जरूरी है, क्योंकि जिन बसों पर यह लिखा रहता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वहां पर लगातार लापरवाही हो रही है, जिसका नतीजा है कि अब एक बार फिर राजस्थान में बस में आग लगने से 3 यात्रियों की मौत हो गई। इसी महीने अब तक 3 बड़ी घटना में 50 लोगों की जान बस में आग लगने की वजह से जा चुकी है। क्या प्रशासन की लापरवाही और चंद रुपयों का लालच बार बार बस में लोगों को जिंदा जला रहा है? पहले राजस्थान का जैसलमेर, जहां बस में आग लगने से 27 लोगों की जान गई। फिर आंध्र प्रदेश का कुरनूल, जहां बस में लगी आग ने 20 यात्रियों को मार दिया। अब राजस्थान के जयपुर में स्लीपर बस में आग लगती है, 3 लोगों की मौत हो जाती है। इस गुलाबी रंग की जलती धधकती बस को देखिए। ये देश की पिंक सिटी जयपुर में जल रही है, जिसमें 65 लोग सवार हैं, ज्यादातर मजदूर, ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर। वो मजदूर जो उत्तर प्रदेश से राजस्थान के ईंट भट्टे पर काम करने के लिए लाए गए। और जब बस में आग लगी तो बच्चों को खिड़की से फेंक कर मां ने किसी तरह उनकी जान बचाई। अंदर थे, अब हमें क्या पता था। हम बाहर निकले तब देखा, हमने लड़की को अपनी खिड़की से दे दिया था अपने जमादार को, तो उन्होंने लिया, उनके हाथ में भी करंट लग गया था, मेरे हाथ में भी करंट लग गया था। तो पता नहीं उनसे ही लड़की छूट गई थी, तो वो ये नीचे गिर गई। हम अपने लड़के को लेके नीचे उतरे, जल्दी भगदड़ में सब लोग भाग रहे थे। अब सवाल है कि इस बार बस को जलती हुई मौत की बस बनाने का जिम्मेदार कौन है? दूसरे राज्य से लेबर थी, उसको लेकर ये बस आ रही थी जो ईंट भट्ठों पे काम करते हैं। उसके अंदर बताया जा रहा है कि ऊपर गैस सिलेंडर भी जो एलपीजी के थे वो भी रखे गए थे और उनमें से एक फटा भी है, ऐसी मेरे को
जानकारी मिली है और उसके अंदर बकरियां भी थी और बच्चे भी थे और सारे परिवार से ही सामान सहित उस बस में थे। ऐसा जानकारी हुई है कि हाई टेंशन लाइट के नीचे से गुजर रही थी जब ये हादसा हुआ है। अब पहले इस तस्वीर को देखिए। आज तक ने एक्सक्लूसिव बस की ये तस्वीर निकलवाई। बस में ऊपर तक देखिए, सिलेंडर से लेकर मोटरसाइकिल तक रखी दिखती है। न जाने कितने टोल बूथ से बस गुजरी होगी, लेकिन ऐसे गैर कानूनी तरीके से सामान भर कर ले जाते देखकर भी किसी ने इस बस को नहीं रोका। अब इन वीडियो को देखिए। बस के भीतर सिलेंडर, जली हुई बस के बाहर बाद में निकाले गए सिलेंडर। यही वो सिलेंडर है जो दावा है कि बस की छत से लेकर डिग्गी तक में भरे हुए थे, जिसके बाद हाई टेंशन लाइन से टकराने के बाद बस में आग लग गई। कम से कम 15 सिलेंडर हो सकते हैं। जो लोग आए थे यहाँ पर काम करने के लिए वो सिलेंडर वगैरह लेकर आए थे। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हादसा हुआ है। ये सिलेंडर इस तरह से फटे हुए हैं और जो पड़े हुए हैं, जो फटे नहीं हैं। कई सिलेंडर यहाँ पर आप देख सकते हैं जंगलों में आकर गिरे हैं और इस तरह से आग अभी भी सुलग रही है। ये सिलेंडर देखिए किस तरह से सिलेंडर यहाँ पर 3-3, 4-4 सिलेंडर रखे हुए हैं। 3 तो मोटरसाइकिल थे और ये कपड़े हैं। ये कपड़े हैं जहां पर इसमें अभी भी आग लगी हुई है। अब सवाल है कि यूपी से एक बस राजस्थान तक भीतर सिलेंडर लेकर और तमाम ऐसी चीजें लेकर चलती रही जिसके ले जाने की मनाही होती है, लेकिन क्या कोई प्रशासन का देखने वाला नहीं, या फिर रुपयों की पट्टी, रिश्वत की रस्सी से आंख पर बंधने के बाद सब गैर कानूनी असल में कानूनी हो जाता है। जैसलमेर के बस अग्निकांड में 27 लोगों की मौत के बाद भी किस तरह से लापरवाही हो रही है। देखिए, ये डिक्की नहीं होनी चाहिए इस तरह की बसों में, स्लीपर बस में, फिर भी डिक्की है और इसमें मोटरसाइकिल रख के लाया जा रहा था। इसके अलावा दूसरा देखिए, यहाँ पर कहा जाता है कि इमरजेंसी गेट होनी चाहिए। कहने को तो इसने इमरजेंसी गेट बना रखा है, मगर इमरजेंसी गेट को इसने वेल्डिंग कराकर लॉक कर दिया है। यानी कि बाहर से इमरजेंसी गेट का धोखा तो रहता है, मगर अंदर से ये एक सीट बढ़ाने के लिए इमरजेंसी गेट को खत्म कर देते हैं। और इसी तरह से ऊपर का जो ये लगेज करियर है, ये अलाउ नहीं है, इस पर पाबंदी है, मगर इसके बावजूद देखिए किस तरह से ये लगेज था और उसके ऊपर सिलेंडर, सामान, साइकिल, मोटरसाइकिल सब रखा हुआ था, जहां से हाई टेंशन लाइन छुई है इस बस को और उसके बाद ये आग लगी है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही रहती है, जिसकी वजह से इस तरह के ये हादसे होते हैं। अब इनसे मिलिए। ये हैं यशपाल सिंह, आरटीओ के अधिकारी। ये आरटीओ अधिकारी, इनसे आज तक संवाददाता शरद कुमार ने सीधे पूछा कि एक बस जिसकी छत से लेकर डिग्गी तक सिलेंडर भरे हुए थे, वो कैसे चलती रही? क्यों किसी ने देखा नहीं? क्यों किसी ने रोका नहीं? आरटीओ साहब कैसे पल्ला झाड़ते हैं, इसका नायाब नमूना देखिए। वीडियो है, इस तरह से ऊपर सामान भर के ले जाना अलाउ नहीं है, डिक्की में भर के ले जाना अलाउ नहीं है, फिर भी हो रहा था। सर देखिए, अलाउ नहीं है, लेकिन ये गाड़ी जो है फर्स्ट टाइम राजस्थान में आई है और पीलीभीत के किसी गांव से कुछ लेबर लेकर आई है। तो ये मेरे क्षेत्राधिकार में तो आई भी नहीं। इनका जो रूट है वो आया यूपी और इधर से होकर आई है और मेरे सामने आती तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करके जब्त करते इसको। सोचिए, ये हाल तब है जब राजस्थान में इसी महीने 27 लोगों की मौत पहले भी बस में आग लगने से हुई। फिर भी ना तो आरटीओ की नींद टूट रही, न जांच करती पुलिस की टीम होश में आई। आप क्या कर रहे हैं? भाई हम तलाशी ले रहे हैं। किस विभाग से? मैं राजस्थान पुलिस से एसआई हूँ, राजेश नाम है मेरा। ये जो अग्नि जली है ना, इस संबंध में हम तलाशी ले रहे हैं। आप बीड़ी हाथ में लेकर, बीड़ी जलाकर, प्लीज आप थोड़ा सा बीड़ी जलाकर देखिए, लापरवाही देखिए, लापरवाही देखिए। हाथ में ये बीड़ी चलाए हुए हैं, फेंक दिए बीड़ी को और इस तरह से कह रहे हैं कि हम तलाशी ले रहे हैं। इसीलिए आज एक बार फिर आज तक हर राज्य सरकार को, हर राज्य के परिवहन विभाग को खबरदार करके जगा रहा है कि जागिए, देखिए किस तरह या तो पैसा कमाने के लिए स्लीपर बसेस को ऐसे मॉडिफाई कर दे रहे हैं जो किसी हादसे में बचने की जगह नहीं छोड़ती, या फिर लोगों को सिलेंडर से लेकर तमाम ज्वलनशील चीजें लेकर बस में पैसे के बदले चलने दिया जा रहा है। कोई रोक तक नहीं पा रहा, जिसके बाद बार बार आम आदमी की जान जा रही है। विशाल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। कहते हैं कि हम आपके हितों के पहरेदार हैं, तो सिर्फ ये कहने की बात नहीं है। आज तक हर उस युवा के हक की लड़ाई हमेशा लड़ता आया है जिसे सरकार नौकरी देने के नाम पर अटकाती भटकाती है। आज 300 से ज्यादा उन युवाओं को हक दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को खबरदार करना है, जिन्हें कोरोना के वक्त कोरोना वॉरियर कहा गया, लेकिन बाद में नौकरी से हटाकर लंबे वक्त से दौड़ाया जा रहा है।
4 साल की बेटी है, मैं उसको छोड़ के आती हूँ। एज भी हो गई, इतना काम किया हमने वहाँ कोरोना में, बट कोई रिजल्ट नहीं मिला। वहाँ पर आपकी तैनाती कहाँ पर थी कोविड में? मेरी झांसी में थी, मेरे हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए, मुझे खुद ही घर चलाना पड़ता है। कैसे एक्सपायर हुए आपके हस्बैंड? कोविड के टाइम पे खत्म हो गए थे। मैं अपनी 4 साल की बेटी को घर पे छोड़ के आती हूँ। 3 साल हो गए हम लोग को आते होते, लेकिन हम लोग को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या उत्तर प्रदेश में सैकड़ों लोगों के जीवन में रोना ही लिख दिया गया? सवाल इसलिए क्योंकि पिछली बार अप्रैल महीने में इसी साल जब संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने अपनी नौकरी के लिए प्रदर्शन करते लोगों के हक में खबरदार किया, तब पूजा सक्सेना आंसू नहीं रोक पाई। अब की पूनम के आंसू नहीं रुक रहे, और ऐसे 1-2 लोग नहीं हैं। हमेशा सर ये बोलते हैं कि आप लोगों का काम हो रहा है, आप लोगों का काम होगा। बस नौकरी करने के बाद भी अगर सर निकाल दिया गया, बार बार इन्हीं का रास्ता देख रहे हैं, कहीं से जो है थोड़ा सा कृपा कर दें, लेकिन नहीं सर कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें कोरोना के दौरान वॉरियर कहा गया। ये वो लोग हैं जिन्हें महामारी के दौरान अस्पतालों में स्टाफ नर्स से लेकर लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम पर रखा गया, लेकिन फिर उन्हीं कोरोना वॉरियर से कह दिया गया, आपका काम अब खत्म। 3 साल से नौकरी के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं, जिसके बाद सरकारी व्यवस्था को जब लगातार आज तक खबरदार करता रहा, तो 2700 में से रुला कर किसी तरह 2400 लोगों को फिर से कहीं न कहीं नौकरी दी गई, लेकिन 300 लोग अब भी अपनी नौकरी के लिए रोज प्रदर्शन को लाचार हैं। आज वो मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर आने के लिए मजबूर हैं। ये कोई और नहीं है, ये वो लोग हैं जो समायोजन के तहत हेल्थ डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, संविदा पे कार्यरत थे, और उस वक्त इस विभाग की रीढ़ बने हुए थे, जिस वक्त इस विभाग की पूरे देश को, पूरे राज्य को सबसे अधिक ज़रूरत थी। आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा सर। माननीय मंत्री जी को सारी बातें पता है, हम लोग कई बार उनसे शेयर भी कर चुके हैं अपनी बातें, बस वो इग्नोर करते गए हम लोगों को। उन्होंने तो लिखा है ना कि आपको करना है, बस वल्ली आश्वासन नहीं दिया गया है। उन्होंने लेटर में लिखा है ना कि लिखने के बाद भी तो सबसे बड़े अधिकारी तो माननीय मंत्री जी हैं, फिर आगे क्यों नहीं हो रहा है? अगर उन्होंने आदेश दे दिया तो ऊपर तक बात क्यों नहीं जा रही है? सर्वे सर्वा है तो हम लोग को ऊपर तक बातें जानी चाहिए ना। हर बार कुछ दिन के भीतर ये लोग डिप्टी सीएम और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के घर के पास खड़े होकर गुहार लगाने पहुंचते हैं, जहां जवाब मिलता है कि डिप्टी सीएम तो इन सबको नौकरी के लिए कह चुके हैं, पर फिर भी 300 लोग यूं मजबूर क्यों हैं? कोविड का विषय समाप्त हो गया, आज कोविड नहीं है, तो जितने लोगों की उस समय आवश्यकता थी उन लोगों को रखा गया। उसके बाद ये प्रायोरिटी दी गई कि जिन जिन लोगों की आवश्यकता बाद में पड़ेगी, उनमें जो कोविड में जिन लोगों ने सेवा की है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, वो आज भी दी जा रही है। हेल्थ विभाग में भी, अन्य विभागों के अंदर भी जिन जिन लोगों ने कोविड में सेवा की उनको क्रम वाइज उनको स्थान दिया है। तो क्या सरकार केवल इस्तेमाल करो और फिर छोड़ दो पर चलती है? अगर नहीं तो फिर जिन्हें कोरोना वॉरियर कहा गया उन सबको नौकरी क्यों तुरंत नहीं दी जाती है? उप मुख्यमंत्री ने खुद भी इसको लेटर पर लिखा हुआ है कि भाई आपको संज्ञान लेना है, तो आखिर प्रमुख सचिव की तरफ से कुछ क्यों नहीं हुआ या अधिकारियों की तरफ से क्यों नहीं हुआ? उस मुद्दे पर को लेकर आज तक लगातार खबरदार करता रहेगा, जब तक इन लोगों के सीने से पर ये जैकेट, ये एस्प्रिन लगी और बनी नहीं रहती है, तब तक हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। आपको बिहार में नायक और जननायक पर होती राजनीति से खबरदार करते हैं, जहां नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव को नायक दिखाने और प्रधानमंत्री मोदी के सामने राहुल गांधी को जननायक बताने की राजनीति चल रही है। पोस्टर और सोशल मीडिया पोस्ट से होती इसी सियासत में अपने नेता की लकीर बड़ी की जा रही है, वो भी उन जननायक कर्पूरी ठाकुर के बिहार में जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 दशक तक सियासत की, फिर भी वसीयत में केवल झोपड़ी छोड़कर गए। नायक नहीं खलनायक हैं ये, तो ये खलनायक हैं। अब कल लगाएंगे, अभी जन हटाए हैं, नायक पर आए हैं, कल खल लगा देंगे, तब फिर एक नया गाना आपको सुनाऊंगा। खलनायक फिल्म का गाना बिहार की राजनीति में गाया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव को नायक बताता पोस्टर लगता है, दूसरी तरफ बिहार में सीट बंटवारे के बाद पहली बार प्रचार करने पहुंचते राहुल गांधी को जननायक उनकी पार्टी कहती है। पहले तेजस्वी यादव को नायक बताने वाले पोस्टर पर बयानबाजी सामने आती है। होर्डिंग लगाकर नायक बनने की बात करता है,
लेकिन बिहार की जनता तो महानालायक आपके परिवार को मानता है। बिहार की जनता का सबसे बड़ा खलनायक कोई है तो उसका नाम है लालू प्रसाद, जिसने बिहार को 20 साल पीछे किया है। प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट उनकी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूरी चुनाव आयोग, पूरी मीडिया, तमाम ताकत, सारे उद्योगपति सब लगे हैं सिर्फ एक तेजस्वी को हराने के लिए, क्योंकि तेजस्वी के साथ उनकी गठबंधन और पूरी जनता उसके साथ है। तो नायक तो वो है।